एजेंसी के दो कंसेप्ट स्टडी करेंगे, लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 और 6, और इसके साथ हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके साथ जो इसके एमसीक्यूज वगैरह की डिस्कशन शेयर करेंगे, केस स्टडी की डिस्कशन। जो दो कंसेप्ट आज के लेक्चर में हमने कवर करने हैं वो है एक टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। क्या एक दफा एजेंसी रिलेशनशिप डेवलप हो जाए क्या टर्मिनेट हो सकता है? टर्मिनेट मींस खत्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और दूसरा पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। क्या थर्ड पार्टीज को एजेंट पर्सनली लायबल होता है? हमने अभी तक ये सीखा है कि एजेंट थर्ड पार्टी को पर्सनली लायबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एजेंट तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो थर्ड पार्टी को लायबल प्रिंसिपल होगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें एजेंट भी पर्सनली लायबल हो सकता है। ठीक है, कंसेप्ट वैसे सिंपल है लेकिन केस स्टडी में ये यूज होता है पर्सनल लायबिलिटी वाला। रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंसेप्ट अहम है, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे वाला कंसेप्ट ज्यादा अहम है पहले की निस्बत। लेकिन बहरहाल हमने तो दोनों तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अब सिर्फ केस स्टडी है बल्कि एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसके अलावा वो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी हमसे पूछ सकता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का मतलब कि जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है ये कब टर्मिनेट या खत्म हो सकता है। ये हो सकता है एक पार्टी की तरफ से, बाय प्रिंसिपल भी टर्मिनेट हो सकता है, ये हो सकता है दूसरी पार्टी एजेंट की तरफ से भी, और ये हो सकता है राजी खुशी दोनों बैठ के एग्रीमेंट कर लें और इस रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दें। बेसिक डिफरेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट, टर्मिनेशन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट और टर्मिनेशन बाय प्रिंसिपल या एजेंट ये है कि अगर प्रिंसिपल या एजेंट में से कोई एक एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट करता है और दूसरे को लगता है कि इसने बिला वजह रिलेशनशिप टर्मिनेट किया, मुझे इससे नुकसान हुआ है, तो वो हर्जाने का दावा कर सकता है दूसरे के खिलाफ। लेकिन जब म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ टर्मिनेशन होगी तो जाहिर है कोई एक पार्टी दूसरे के खिलाफ कोई डैमेजेस क्लेम नहीं करेगी। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के तीन केसेस हैं, टर्मिनेशन बाय प्रिंसिपल, टर्मिनेशन बाय एजेंट और म्यूचुअल एग्रीमेंट। एजेंट के केस में वो एक वर्ड यूज कर रहा है रिनंसिएशन। ये अक्सर मर्केंटाइल लॉ में वर्ड यूज होगा रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब समझिए ऐसे है जैसे कि रिजेक्शन, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। ठीक है, अगर एजेंट होने अपॉइंट होने के बाद रिजेक्ट कर दे कि मैंने आपके एजेंट के तौर पे काम नहीं करना, तो ये रिनंसिएशन होगा। आप रिनंसिएशन की बजाय एग्जाम में अगर टर्मिनेशन का वर्ड भी यूज कर ले कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिनंसिएशन का वर्ड मैंने इसे लिखा है एग्जाम में भी आपसे पूछ ले कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप एक्सप्लेन कीजिए रिनंसिएशन बाय एजेंट के कंटेक्स्ट में, तो आप ये ना परेशान हो जाए कि रिनंसिएशन बाय एजेंट कौन सा होता है, ये तो सर ने करवाया ही नहीं। तो ये है कि अगर एजेंट एजेंसी रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर ले, वो भी कर सकता है, प्रिंसिपल भी कर सकता है, दोनों पार्टी है ना, ये तो नहीं कि सिर्फ प्रिंसिपल ही कर सकता है, एजेंट को राइट ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एजेंट भी। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल कैसे एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट कर सकता है। कहता है प्रिंसिपल कैन टर्मिनेट द एजेंसी एट एनी टाइम, किसी भी वक्त टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन अहम चीज बिफोर एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, एजेंट अथॉरिटी एक्सरसाइज करने से पहले। अगर हमने एजेंट से कहा भाई हमारा घर बेच दो, तो हम क्या उसको ये अथॉरिटी दी, वो बायर ढूंढ रहा है हमारे लिए, क्या अब हम उसकी इस अथॉरिटी को रिवोक कर सकते हैं? फोन, बिल्कुल फोन करके कहते हैं भाई आप घर ना बेचना हमारा। लेकिन घर बिकने से पहले ये ना हो वो बायर के साथ एग्रीमेंट कर ले, बयाना पकड़ ले और आपको बयाना देने आप फिर कहो ये तो मैंने नहीं बेचना था, मेरा घर ना बेचो। भाई अब वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर चुका है, तो अथॉरिटी एक्सरसाइज करने से पहले प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट कर सकता है, रिवोक कर सकता है, इसके बाद नहीं कर सकता। और अगर उसने टर्मिनेट करना है एजेंसी रिलेशनशिप को, तो भाई इसके असूल है, ये नहीं बैठे बैठाए टर्मिनेट हो जाएगा, इसके असूल है। अच्छा, हमने ये पढ़ा था एजेंसी क्रिएट हो सकती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या अनलिमिटेड, यानी जब टाइम मेंशन नहीं किया जाता तो इसका मतलब यह है कि एजेंसी क्रिएट हुई है फॉर अनलिमिटेड टाइम। दोनों तरह की एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है।
जो स्पेसिफिक पर्पस या टाइम के लिए क्रिएट हुई हो वो भी, और जिसमें पर्पस या टाइम मेंशन नहीं किया गया वो भी टर्मिनेट हो सकते हैं, दोनों तरह के। अगर तो एजेंसी क्रिएट हुई थी फॉर स्पेसिफिक टाइम और पर्पस, यानी हमने उसे कहा था कि भाई घर बेच दो हमारा, या किसी से ये कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप हमारी साइकिलें बेचा कीजिए, हम आपको सियालकोट में साइकिलें भिजवाया करें कि आप साइकिलें बेचा कीजिए, और 1 साल तक हमारा एग्रीमेंट है, उसके बाद देखेंगे आगे के क्या होता है, डिसाइड करेंगे। तो अगर स्पेसिफिक पर्पस या पीरियड के लिए एजेंसी क्रिएट की गई, उस पीरियड पर्पस या पीरियड एक्सपायर होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन जरूरी है प्रिंसिपल के पास कोई एक वैलिड रीजन हो, वैलिड रीजन हो उसको टर्मिनेट करने के। अगर विदाउट किसी को एजेंट अपॉइंट किया, विदाउट वैलिड रीजन पहले टर्मिनेट कर दिया, तो फिर उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है, तो उसे रीजन देनी पड़ेगी। और अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस वगैरह के लिए अपॉइंट नहीं किया गया था एजेंट को, ठीक है, फॉरसीएबल फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किया गया था, टाइम मेंशन नहीं था, तो याद रखिए टाइम मेंशन नहीं है, ये भी एजेंसी रिवोक हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक रीजनेबल टाइम पीरियड का नोटिस देना पड़ेगा। यानी कुछ दिन पहले, 2, 4, 8, 10 दिन पहले बता दिया कि भाईजान आप सिर्फ इस मंथ एंड तक एजेंट है, उसके बाद हमारा रिलेशनशिप खत्म। हाँ जी, तो इसी तरह रीजनेबल नोटिस, अगर तो हमारा टाइम पीरियड वगैरह या पर्पस मेंशन नहीं है, तो एक रीजनेबल पीरियड पहले नोटिस दे दें, रिलेशनशिप खत्म। और अगर कोई टाइम पीरियड मेंशन है तो उसमें तो चाहे आप अगर महीना पहले भी नोटिस देंगे, उसे रीजनेबल नहीं समझा जाएगा, क्योंकि आपने पहले एग्री किया था कि हम कम से कम 1 साल तक साथ चलेंगे। इस सूरत में आपके पास कोई वैलिड रीजन होनी चाहिए एजेंसी टर्मिनेट करने की। वैलिड रीजन है, अगर कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए थे, वैलिड रीजन है तो फिर आप टर्मिनेट कर सकते हैं, वरना वैलिड रीजन बहुत सी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजेंट जो है उसने ड्यूटीज अपनी पूरी नहीं की, अगर एजेंट की ड्यूटीज जो है वो कोई भी पूरी नहीं करता, हम टर्मिनेट कर सकते हैं। एजेंट की ड्यूटीज क्या है, याद है? क्या ड्यूटीज? रीजनेबल केयर करेगा चीजों की, और सीक्रेट अहम और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम है, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करता है टर्मिनेट कर सकते हैं। अच्छा, टर्मिनेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। ये टर्मिनोलॉजी वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि वहां पे जाके आसानी हो। जब हम किसी चीज को क्लियर वर्ड्स में कम्युनिकेट करते हैं ना किसी को, इसे कहते हैं एक्सप्रेस्ड। और जब हम अपने कंडक्ट से या इशारों से कम्युनिकेट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इम्प्लाइड। जैसे आप मुझे कोई ऑफर देते हैं, ठीक है, आप कहते हैं सर क्या आप मेरा मोबाइल 5,000 में खरीदेंगे? अब देखिएगा, मैंने आपको लिख के जवाब दे दिया हाँ खरीदूंगा, सेंड कर दिया आपको रिटर्न फॉर्म में। एक्सप्रेस है कि इम्प्लाइड है? एक्सप्रेस। मैंने फोन करके आपको कह दिया, वॉइस नोट भेजा, हाँ खरीदूंगा, ये भी एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस का मतलब है वर्ड्स के जरिए से, वो चाहे बोल के या रिटर्न फॉर्म। इम्प्लाइड का मतलब है कंडक्ट से। आप मेरे सामने बैठे, आपने कहा सर मोबाइल 5,000 का खरीदेंगे, मैंने कहा ये क्या है? इम्प्लाइड है मेरी तरफ से कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया इसको। या आपने कहा सर 5,000 का खरीदेंगे, मैंने कहा ये लो 5,000, हाँ नहीं की मैंने, यस नहीं किया, लेकिन 5,000 पकड़ के आपको दे दी। इसका मतलब क्या? ये भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये इंप्लॉयड जो कंडक्ट से जाहिर हो जाए, किसके रजामंदी हैं? कंडक्ट से। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, खामोशी रजामंदी नहीं है। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये लिख लीजिए, मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ गया लॉ का, है कि अगर किसी बंदे से पूछा जाए हाँ भाई कबूल है, वो साइलेंट रहे, लॉ क्या कहता है? ये रजामंदी है? नहीं है।
लिखे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो जो रजामंदी होनी चाहिए या जो भी कम्युनिकेशन हम करते हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी। एक्सप्रेस का मतलब अल्फाज के जरिए से, अल्फाज के जरिए से बोल के या रिटन, और इंप्लाइड का मतलब क्या है, कंडक्ट से। क्लियर, दोनों में फर्क समझ आए। अब देखिए, अब इसको एजेंसी पे अप्लाई करते हैं। टर्मिनेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, एजेंट को फोन करके कह दिया भाई मेरा मकान ना बेचना, आप फोन करके कह दिया भाईजान आपने हमारी साइकिलें बेचती थी ना, बस अब आइंदा हमने आपको साइकिलें नहीं बेचनी, खत्म। यह है एक्सप्रेस। इंप्लाइड का मतलब क्या है, एजेंट जो है उसको हमने कह दिया कि मकान बेच दो, महीने बाद हमारा माइंड चेंज हुआ, हम खुद उस मकान में रहने के लिए चले गए और उसके ऊपर लिख के लगा दिया ये मकान बराए फरोख्त नहीं है। वाजुकात लिखा होता है ना, आपने देखा होगा, कभी लिखा होता है बराए फरोख्त है और कभी लिखा होता है बराए फरोख्त नहीं है, नॉट फॉर सेल। ये लिख दिया। अब बताइए, ये हमने एजेंट को कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या हमारे कंडक्ट से एजेंट को पता चल गया क्या उसकी अथॉरिटी खत्म? बिल्कुल। ये क्या है, इंप्लाइड। तो ये टर्मिनेशन एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इंप्लाइड भी हो सकते हैं। अच्छा, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगला पॉइंट है हमें, केस स्टडी। टर्मिनेशन तब इफेक्टिव होगी जब एजेंट या थर्ड पार्टी के नॉलेज में आएगी। ये बहुत अहम कंसेप्ट है। नॉर्मली लॉ क्या कहता है, नॉर्मली कोई भी चीज तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक वो थर्ड पार्टी के नॉलेज में नहीं आएगी। ये एक जनरल रूल है, एक आधी एक्सेप्शन है, इसके लिए जनरल रूल है। आपको पता है अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो उसकी डेथ के बाद जो उसके चेक वगैरह होते हैं बैंक उसको ऑनर नहीं करता, पेमेंट नहीं करता, रोक देता पेमेंट। आपको ये पता है? लेकिन इसमें अहम कंसेप्ट क्या है, जब कस्टमर की डेथ होगी उसके बाद बैंक पेमेंट स्टॉप करेगा कि जब बैंक को पता चलेगा, जब बैंक को पता चलेगा, जब बैंक के लिए, ठीक है। तो टर्मिनेशन कर दी उसने, लेकिन एजेंट को पता नहीं चला, टर्मिनेशन इफेक्टिव है, थर्ड पार्टी को पता नहीं चला, फिर भी इफेक्टिव नहीं है। हमने एजेंट को तो बता दिया, थर्ड पार्टी को नहीं बताया, यानी पब्लिक नोटिस नहीं दिया। पब्लिक नोटिस का मतलब क्या था, अखबार में इश्तेहार देना होता है। पब्लिक नोटिस नहीं दिया, थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया। क्या हम थर्ड पार्टी को लायबल है? नहीं, हमने एजेंट को कहा था तुम फारिग हो, टर्मिनेट कर दिया, थर्ड पार्टी को नहीं बताया। सोच के बताइए, थर्ड पार्टी ने समझा कि शायद ये हमारा अभी भी एजेंट है, थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया, एजेंट भी चुप रहा, उसने नहीं बताया। अब क्या हम थर्ड पार्टी को कौन लायबल है, एजेंट के हम थर्ड पार्टी को एजेंट, हाँ हम थर्ड पार्टी को हम लायबल है। लेकिन हमारा जो नुकसान होगा फिर एजेंट से निकलवाएंगे, हम कहेंगे भाई टर्मिनेट तुमने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड क्यों किया, तुमने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड क्यों किया। थर्ड पार्टी को अगर पता हो एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है तो फिर हम लायबल नहीं है, फिर थर्ड पार्टी जाने एजेंट जाने। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट है, उसे नहीं पता एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है और एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, थर्ड पार्टी को नहीं पता, फिर थर्ड पार्टी के लिए कौन लायबल है, हम। और हमें कौन लायबल है, हम एजेंट का गला पकड़ेंगे, ठीक है। और जो पिछले उसने काम, जब उसको रिवोक कर देंगे जो उसने पिछला काम किया होगा, खर्चा पानी, वो तो रिम्यूनरेशन उसको अदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, शाबाश। अच्छा, क्या कि हंसी तुम्हारी भी निकल गई है, पता था तुम्हें? कभी कभी दिल करता है सर कितना अरसा हो गया सर ने कुछ कहा नहीं है, जरा सर को ठीक है, कोई बात, मैं समझ रहा हूं, आपकी डिमांड समझ रहा हूं। दूसरा, रिनंसिएशन बाय एजेंट। भाई जिस तरह प्रिंसिपल टर्मिनेट कर सकता है, क्या एजेंट भी एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट नहीं कर सकता? कर सकता है। कैन रिनाउंस, रिजेक्ट, कैंसल, टर्मिनेट, जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल करे, कंसेंट बताना चाहिए। वो भी कह सकता है ना भाई मैंने आपका एजेंट नहीं बनना। लेकिन सेम रूल यहां पे क्या रूल था? हाँ, रीजनेबल नोटिस का मतलब एक सफिशिएंट टाइम पहले नोटिस, ताकि वो बंदा अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लेना। जब यहां पे हमने कहा था कि वो टर्मिनेट करेगा, एक रीजनेबल टाइम पीरियड का नोटिस सेंड करेगा।
जैसे होता है ना बाजू का किसी को नौकरी से जवाब देना हो तो ये नहीं कहा जाता भाई आज से तुम फारिग हो, बल्कि उसे कोई महीना 2 महीने पहले नोटिस दिया ताकि वो उस अरसे में कोई अल्टरनेट प्लेसमेंट ढूंढ ले। तो इसीलिए यहां पे भी था कि जब प्रिंसिपल टर्मिनेट करेगा तो एक रिजनेबल नोटिस पहले टाइम पीरियड पहले देगा, और अगर एजेंट करेगा तो भी रिजनेबल नोटिस, और अगर एजेंसी स्पेसिफिक टाइम के लिए बनी थी तो वैलिड रीजन हमें होनी चाहिए। अगर विदाउट वैलिड रीजन टर्मिनेट किया तो डैमेजेस पे करना पड़ेगा। डैमेजेस किसको कहते हैं? हाँ, दूसरे बंदे का नुकसान भरना, ठीक है, इसे कहते हैं अगर किसका नुकसान हो। एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड, सेम कंसेप्ट, एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने एक बंदे से कहा, फर्ज कीजिए कि सुबह हमारे टमाटर मुल्तान ले जाना, सुबह वो हमारे टमाटर मुल्तान ले जाना, सुबह फैक्ट्री में ट्रक तैयार होगा हमारा, सुबह ट्रक तैयार था, वो आया ही नहीं, दोपहर हो गई, ठीक है। हमने फोन किया तो वो पहुंचा हुआ था कराची। अब हम उससे क्या पूछे? हम उससे ये पूछे, हाँ जी भाई आप आए नहीं, फिर आपकी तरफ से हम ना समझे, कहेगा अभी भी कोई कसर रह गई है ना समझे, ठीक है। तो ये उसकी तरफ से क्या है? इम्प्लाइड। तो ये जो रिनंसिएशन है ये एक्सप्रेस भी, एक्सप्रेस क्या, वो खुद फोन करके कहते सर मैंने अब सुबह ट्रक लेके नहीं जाना। इम्प्लाइड क्या मतलब कि एक्सेप्ट करे, जैसे हमें पता चल जाए कि ये अब एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट हो चुका है एजेंट से। और म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? दोनों बैठ के लिखत पढ़त कर ले, एग्री कर ले, खत्म। अच्छा, जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कंसेप्ट तो खत्म हो गया, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूं, रिटन फॉर्म में होना लाजमी है कि ओरल भी चल सकता है, वर्बल भी चल सकता है? ओरल भी चल सकता है, एक्सेप्शन है। हाँ, एग्रीमेंट याद रखें, रिटन होना लाजमी नहीं है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, दोनों इक्वली वैलिड है। हाँ, कुछ केसेस में लॉ कहता है कि एग्रीमेंट रिटन होना जरूरी है, जैसे नॉर्मली जो प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस वो होते हैं उनमें एग्रीमेंट रिटन होना, वो हर आप आगे चल के पढ़ेंगे। अभी सिर्फ कंसेप्ट क्या बताया आपको, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। आगे एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी, बिल्कुल। अच्छा, ये कंसेप्ट ध्यान से पढ़िएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिस्कस होंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगती है कि उसका एक कंसेप्ट किसी दूसरी जगह भी सेम अप्लाई होता है, सेम अप्लाई 3-4 जगह पे। एक जगह पे कंसेप्ट समझा हो ना तो 3-4 चैप्टर्स में हेल्प हो जाती है। तो इसीलिए आपने इस कंसेप्ट को भी तसल्ली से समझना है। एजेंसी टर्मिनेट बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि पार्टीज ने कुछ नहीं तय किया, लॉ की वजह से कानून की किताबों में लिखा हुआ था, अगर ये वकूआ हुआ ना तो एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। जब कोई चीज इस वजह से टर्मिनेट हो क्योंकि लॉ ने कहा था कि इस सिचुएशन में ये टर्मिनेट हो जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें पार्टीज चाहे साइलेंट हो लेकिन इसके बावजूद भी जो रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एजेंसी रिलेशनशिप। पहली एग्जांपल, कंप्लीशन ऑफ पर्पस और एक्सपायरी ऑफ टाइम। 1 साल के लिए हमने एग्रीमेंट किया था एजेंसी का, साल पूरा हुआ, एग्रीमेंट खत्म। हमने कहा था घर बेच दो, इसके एजेंट अपॉइंट किया था किसी को, प्रॉपर्टी एजेंट अपॉइंट, घर बिका, खत्म। ये समझ ले, ये है स्टोरी का हैप्पी एंड। इसके बाद सारे क्या करते हैं? हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। ये हैप्पी एंड है स्टोरी का। जो जिस नियत के जिसके साथ कहा था वो काम पूरा हो गया। फिर डेथ आर इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल आर एजेंट, ये सैड एंड है स्टोरी का। प्रिंसिपल की डेथ हो जाए या पागल हो जाए, या एजेंट की डेथ हो जाए या पागल, एजेंसी रिलेशनशिप खत्म। अच्छा मुझे बताइए, मैं जरा कंसेप्ट रिवाइज करवाऊं आपका, टेस्ट करूं। जब प्रिंसिपल की डेथ हो जाए या इंसैनिटी का केस आ जाए तो जो एजेंट के पास चीजें होंगी वो उसकी अपनी हो जाएंगी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। तो क्या करना है एजेंट ने? रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ड्यूटी, रीजनेबल केयर करने हैं और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को
वो हैंड ओवर करना है, ठीक है, या जो भी लॉ कहेगा, ठीक है, उसके मुताबिक। इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है? कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करा। इंसॉल्वेंट कौन होता है? जो अपने कर्जे वापस ना कर सके, ठीक है, और कोर्ट, हाँ कोर्ट, ये कहाँ पढ़ा था? कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ में बताइए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में, कि अगर डायरेक्टर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहेगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा ऐसा बंदा। हाँ हाँ जी, तो इस तरह प्रिंसिपल भी इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए एक और कंसेप्ट, मैं एजेंट हूं, मैंने प्रिंसिपल को कुछ, प्रिंसिपल ने के साथ मेरा रिसीवेबल पेबल लगा रहता है, तो मैंने कुछ अपना कमीशन रिम्यूनरेशन पे रिसीव करनी है 2 लाख। प्रिंसिपल ने मुझे फोन किया, उसने कहा यार ऐसा करो, अब सियालकोट से भी कुछ चीजें जो है वो लाहौर में अच्छी जो बिकने वाली है ना, मुझे भिजवा दो। मैंने कहा पैसे? उसने कहा यार इतने अरसे से काम कर रहे हैं, पैसे भी भिजवा दूंगा तुम्हें। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने पैसों से खरीद के कंसाइनमेंट भिजवा दी, वो भी रास्ते में है, उसके टिकट वगैरह सीधे मेरे पास है, ठीक है। मुझे पता चला प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया। मैं अब देखिए मुझे खतरा क्या भला, मुझे खतरा यह है कि जब चीजें उधर लाहौर पहुंचेगी, उधर गवर्नमेंट की तरफ से जो असाइनी पॉइंट हुआ होता है रिसीवर, वो उसको रिसीव करके तो उधर लाहौर के क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देगा, मेरे पैसे फंस जाएंगे, मुझे फिर पूरे हो सकता है पैसे ना मिले। इस सिचुएशन में लॉ एजेंट को क्या कहता है? हाँ जी, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, याद आया? एजेंट का राइट ऑफ स्टॉपेज वो रोक सकता है। तो अगर इंस्टॉलमेंट हो जाए प्रिंसिपल, एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट, और जो चीजें इन ट्रांजिट है वो उसको वापस रख सकता है अपने पास। राइट ऑफ रिटेनर और राइट ऑफ लियन में क्या फर्क था? एक में, उसमें नहीं, मुझे बताए किस में? कैश किस में होल्ड कर सकता है और गुड्स को किस में होल्ड कर सकता है? राइट ऑफ लियन में गुड्स और राइट ऑफ रिटेनर में। सही कह रहे जी? जी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कहा था डीलर को, शोरूम वाले को हमारी गाड़ी बेच देना, वो गाड़ी खत्म, क्या मर गई गाड़ी? क्या हो? जल गई गाड़ी, जल गई। हाँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यहां उसने टेस्ट ड्राइव के लिए कस्टमर को, जरा ने खुद चेक करा था, नहर में घुस डूब गई। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर से तो दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना। वो सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं वाला? जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैंने कहा जी घर बेच दो, मेरा घर सब्जेक्ट मैटर है। मैं कहा जी फैसलाबाद वाले को साइकिलें बेच दो, साइकिलें सब्जेक्ट मैटर। डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट होते हैं। अगर कंपनी डिसॉल्व हो जाए, डायरेक्टर भी खत्म, क्या मर जाते हैं डायरेक्टर? एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है डायरेक्टर। हाँ, ये यूं बोलना। प्रिंसिपल एंड एजेंट बिकम्स एलियन एनिमी। एलियन क्या होते हैं? मार्स से आए, खलाई मखलूक, मार्स से आते हैं। नहीं। हाँ जी, हमारे कुछ सियासतदान कहते हैं पाकिस्तान में भी खलाई मखलूक है। वो आउटसाइड में। हाँ नहीं, यहाँ पे एलियन, यहाँ पे 2 अल्फाज है, एक एलियन एक एनिमी, दोनों में फर्क है। एलियन कहते हैं लॉ में, मर्केंटाइल लॉ में एलियन कहते हैं फॉरेनर्स को। जैसे पाकिस्तान के लिए जर्मनी के लोग क्या हैं? एलियंस। हालांकि असल में तो वो नहीं है, लेकिन लीगल लैंग्वेज में एलियन। इंडिया के लोग एलियन, बांग्लादेश के लोग एलियन, अफगानिस्तान के एलियन, ठीक है। लाहौर वालों के लिए कराची वाले हाँ ह्यूमन, ये एलियन नहीं है। हाँ, विद इन द कंट्री ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, अदर कंट्री के, ठीक है, ये एलियन है। अच्छा, तो क्या एलियन दूसरे मुल्क के लोग? एलियन एनिमी कौन होते हैं? ऐसा दूसरा मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान की जंग छिड़ गई है, वो एलियन का मतलब फॉरेनर्स। एलियन एनिमी, फॉरेनर एट वॉर, जिनके साथ, जैसे खुदा ना फर्ज कीजिए अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग लग जाए तो क्या होगा? वो स्टॉप हो जाएगी। वो हाँ, वो हमारे अभी एलियन है, अभी एलियन है। जब जंग छिड़ जाएगी तो क्या होगा?
एलियन एनिमी हो जाएंगे वो। एलियन एनिमी का रूल ये है कि इनके साथ अब आप कोई लेन देन नहीं कर। हम उसे कहते हैं भाईजान जो तजारत हो रही थी हमारी आपकी, जो लेन देन हो रहा था उसको क्यों करो सस्पेंड, पहले जंग का फैसला हो जाए। क्या होता है, ठीक है, हो सकता है हम पूरा इंडिया ही हमारे कब्जे में आया है, तो हम कहे भाई अब आप एलियन एनिमी नहीं रहे, अब तो आप सेम कंट्री हो गए। तो इसीलिए अल्लाह ये कहता है जब जंग होगी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारी तिजारत, सब कुछ बंद। अब जब तक जंग का फैसला नहीं होगा, जंग खत्म नहीं होती तब तक नहीं, और जंग खत्म होने के बाद हालात का जायजा लिया जाएगा। हाँ जी, कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अब चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। एलियन एनिमी फर्क समझ आ गया? चलिए अगला कंसेप्ट है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज। ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन केस स्टडी बेस्ड है, इसलिए मैं थोड़ा इसकी डिस्कशन करना चाह रहा हूं। सिखाना क्या जा रहा है, क्या नॉर्मली रूल क्या है, थर्ड पार्टीज के लिए लायबल कौन होता है? प्रिंसिपल। लेकिन कुछ केसेस है जिनमें एजेंट पर्सनली लायबल होगा। किसको? थर्ड पार्टीज को। किसको? थर्ड पार्टी। अब सुनिएगा, पहला केस सबसे अहम, केस स्टडी में सबसे ज्यादा यूज होता है, एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी। मतलब एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, जो प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी दी है, अगर एजेंट उस अथॉरिटी से एक्सीड करे तो क्या होगा? ये डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था, वो इनोसेंट थी, तो लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था फिर एजेंट पर्सनली लायबल है, फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं है। तो इसके साथ ये लिख ले, इफ एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टी नोज, थर्ड पार्टी को पता है। एग्जाम में जब कभी ये केस स्टडी आएगी ना, आपने हमेशा इसको दो एंगल से देखना है हमेशा, कि इफ थर्ड पार्टी नोज, और दूसरा इफ थर्ड पार्टी हैज नो नॉलेज, हैज नो नॉलेज। तो क्या होगा? दोनों सूरतों में कहानी फर्क है। अगर थर्ड पार्टी के पास नॉलेज था तो वो एजेंट उसको लायबल है, अगर नॉलेज नहीं था तो हम लायबल है। भाई ऐसा ही होना चाहिए ना। भाई एक गाड़ी चोरी किया, किसी को बेच देनी चाहिए, बेच दी, अगर खरीदार की जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? डिपेंड करता है उसे पता था कि नहीं पता था कि ये चोरी की है। उसी तरह यहां पे भी एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके आगे एक्शन क्या होगा डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को पता था कि नहीं। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि एजेंट पर्सनली लायबल है। इसका मतलब क्या है? ये कब एजेंट पर्सनली लायबल होता है अपनी अथॉरिटी से? जब थर्ड पार्टी को नॉलेज हो। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था फिर एजेंट लायबल, फिर कौन होगा लायबल? हम। ये अलग बात, हम फिर आपस में इंटरनली एजेंट और प्रिंसिपल एक सेटलमेंट कर लेंगे दूसरे के साथ। इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट, सब एजेंट और को एजेंट में फर्क पता क्या होता है? सब एजेंट एक होता है अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट हो तो उसके एक्ट्स के लिए कौन लायबल है? प्रिंसिपल। और अगर इम्प्रॉपरली सब एजेंट हो, एजेंट लायबल है। वो जो बस वाली एग्जांपल दी थी, ठीक है, बस ड्राइवर ने कंडक्टर को कहा था कि भाई तुम आगे बैठ के गाड़ी चलाओ, प्रॉपरली अपॉइंटेड एजेंट था कि इम्प्रॉपरली? इम्प्रॉपरली। अब अगर वो एक्सीडेंट कर लेता, ठोक देता गाड़ी कहीं पे किसी दूसरी गाड़ी के साथ, ठीक है, तो कौन लायबल होगा? वो ड्राइवर लायबल होगा। ठीक है, इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट के केस में एजेंट लायबल होता है पर्सनली, प्रिंसिपल नहीं। प्रिटेंडेड एजेंट, अच्छा ये है अच्छा कंसेप्ट है प्रिटेंडेड, ये मुझे लफ्ज बड़ा पसंद है। प्रिटेंडेड का मतलब सुन, या कि आपने 2-3 दफा केस स्टडी में पूछा। एक सेठ साहब है, बहुत बड़े ताजिर हैं, उनका गाड़ियों का शोरूम है। वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको जानता हूं। मैंने जाके किसी के साथ एग्रीमेंट ये किया कि मैं सेठ साहब का एजेंट हूं, मैं उनके बिहाफ पे आपके साथ सेल परचेज का एग्रीमेंट कर लिया। देखिए ये केस डिफरेंट, एक होता है केस एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, ये केस डिफरेंट है कि एजेंट को हमने अथॉरिटी दी 80%, वो 100% पे जाके ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये केस एक बंदे को एजेंट अपॉइंट ही नहीं किया,
और वो अपने आप को कह रहा है मैं इसका एजेंट हूं। ये केस डिफरेंट है। ये कौन से वाला? अच्छा बताइए, ज्यादा सीवियर केस आपका कौन सा लग रहा है? जो कह रहा है कि मैं एजेंट हूं, हालांकि वो एजेंट ही नहीं, प्रिटेंडेड एजेंट वाला। तो प्रिटेंडेड एजेंट और एजेंट एक्सीडिंग अथॉरिटी में फर्क समझ आ रहा है आपको? अब सुनिएगा, हालांकि लीगल इंप्लीकेशन दोनों की सेम है। जब कोई बंदा अपने आप को एजेंट प्रिटेंड करता है और उस प्रिंसिपल के, नॉट प्रिंसिपल के बिहाफ पे एग्रीमेंट करता है, लॉ कहता है वो एजेंट खुद लायबल है, प्रिंसिपल लायबल नहीं। लेकिन लॉ यहां पे प्रिंसिपल को ऑप्शन देता है। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था ना कि अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज है, थर्ड पार्टी को नॉलेज है, तो कौन लायबल है? प्रिंसिपल। ठीक है, यहां पे प्रिटेंडेड एजेंट है। ठीक है, थर्ड पार्टी को अगर तो नॉलेज है कि यार ये एजेंट नहीं, सही नहीं है, ये असल में इसका एजेंट नहीं है, झूठ बोल रहा है, तो फिर प्रिटेंडेड एजेंट पर्सनली लायबल है। लेकिन फर्ज कीजिए कि थर्ड पार्टी को इसका नॉलेज नहीं और वो प्रिटेंडेड एजेंट के साथ एग्रीमेंट करते हैं। अब प्रिंसिपल को पता चला ये एग्रीमेंट हुआ है, प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ओन करे या डिसओन करे। ठीक है, ओन का मतलब अपना ले उसको, डिसओन का मतलब कहीं मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ओन करने को क्या कहते हैं? रेटिफाई। तो अगर कोई प्रिटेंडेड एजेंट एग्रीमेंट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, जो एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं है, तो प्रिंसिपल के पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं। ये सारी कहानी ना नहीं लिखी होगी नोट्स में, सिंपल लाइन लिखी होगी किताब में भी कि प्रिटेंडेड एजेंट जो होता है जो दूसरे के बिहाफ, वो पर्सनली लायबल होगा, सिर्फ इतनी। ये कहानी खोल के क्यों सुना रहा हूं आपको? केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। प्रिटेंडेड, हाँ खुद आप अगर लिखना चाहें तो बुक में लिख सकते हैं। प्रिटेंडेड एजेंट है, उसने एग्रीमेंट किया, तो प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है, चाहे उसको रेटिफाई कर दे यानी ओन कर ले, चाहे उसको डिसओन कर ले। अगर डिसओन कर देगा तो एजेंट पर्सनली लायबल है, अगर रेटिफाई कर देगा तो प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल देखेगा, हिसाब किताब लगाएगा, मेरा फायदा किसमें, नुकसान किसमें, उसके मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलर कंसेप्ट यहां पे भी अप्लाई होता है। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो हम देखते हैं प्रिंसिपल के पास ऑप्शन होती है, चाहे वो उसको रेटिफाई कर दे चाहे डिसओन कर दे। रेटिफाई कर दे तो फिर प्रिंसिपल लायबल है, और अगर वो रेटिफाई नहीं करता तो फिर एजेंट पर्सनली लायबल है। ठीक है, एजेंट पर्सनली लायबल है। फिर उसके बाद फर्दर आगे कुछ केस स्टडी में यह भी देखा जाता है कि थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था इस बात का। ठीक है, अब ये केस स्टडीज करेंगे ना तब क्लियर होगी कि किस जगह पे ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, किस जगह पे ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, ये केस टू केस डिफर करेगा। और किस जगह पे हमने थर्ड पार्टी का नॉलेज देखना है, किस जगह पे नॉलेज नहीं देखना, ये केस के फैक्ट्स पे अप्लाई करेगा। ठीक है, तो सिंपल फिलहाल कंसेप्ट ध्यान में रखिए, जब केस स्टडीज की तरफ चलेंगे तब इसकी एप्लीकेशन आगे आपने देखने। फिलहाल मैंने आपको बता दिया, इन शॉर्ट एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करेगा, क्या होता है? डिपेंड करेगा। बुक में इतना लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल एजेंट पर्सनली लायबल है, लेकिन असल में क्या होगा, कंप्लीट कंसेप्ट क्या है? वो डिपेंड करेगा कि उसको नॉलेज था कि नहीं था, और वो डिपेंड करेगा प्रिंसिपल रेटिफाई करता है कि नहीं करता। और यहां पे भी प्रिटेंडेड एजेंट में भी सेम कंसेप्ट, वो डिपेंड करेगा कि प्रिंसिपल रेटिफाई करता है कि नहीं करता। आगे चलते हैं। फॉरेन प्रिंसिपल, एजेंट पाकिस्तान में है, प्रिंसिपल यूके में है। अब यूके में जाके उसको थोड़ी एग्रीमेंट पाकिस्तान में हुआ एजेंट का थर्ड पार्टी का, यूके वाले को तो नहीं, उसकी वायलेशन होती है, यूके वाले को तो नहीं केस फाइल कर सकते, उसके लिए यूके जाना पड़ेगा। ठीक, हो सकता है उतने की ट्रांजैक्शन ना हो जितना आने जाने का, और वहां पे स्टे करने का, और वहां पे केस लड़ने के पैसे लग जाए। तो वहां इस सिचुएशन में फॉरेन प्रिंसिपल की बजाय लोकल एजेंट जो है उसको हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, वो पर्सनली लायबल होगा।
फिर प्रिंसिपल कैन नॉट बी सूड। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब प्रिंसिपल के खिलाफ केस फाइल नहीं किया जा सकता, जैसे एम्बेसडर। वो आपको याद है रेमंड डेविस? नहीं याद? ये जाके आज गूगल कीजिएगा, ठीक है। ये लाहौर में जो है वो बंदे मार गया था, हाँ गाड़ी चला के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही केस, ठीक है। उसके खिलाफ पाकिस्तान में केस नहीं चल सका था, क्यों? कह रहे थे वो सफारतकार है, उसे इस्तिस्ना हासिल है, वो नहीं भी था उसको फिर भी बना दिया चलो कर लो। बहरहाल अल्लाह जानता था कि नहीं था। आगे चलते हैं। अनडिस्क्लोज्ड, तो ये समझ आ गया ना, ये एम्बेसडर वगैरह जो होते हैं ना किसी भी मुल्क के, इनको इस्तिस्ना हासिल होता है, इनके खिलाफ लिटिगेशंस वगैरह, लीगल केसेस वगैरह नहीं फाइल किए जा सकते। फिर उसके बाद जब तक कि ये खुद ना कह दे ठीक है हमारे खिलाफ कर दोगे, वो पागल होगा जो खुद कहेगा। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल एंड अननेम्ड प्रिंसिपल, दोनों में फर्क क्या है? मैं एजेंट हूं किसी का, थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं, और मैं किसी को बताता ही नहीं कि मैं एजेंट हूं, तो थर्ड पार्टी ये समझ रही होगी भाई मेन पार्टी प्रिंसिपल हो। यह है अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, कि मैंने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि ये मैं असल में एजेंसी रिलेशनशिप है, एज एजेंट आपके साथ एग्रीमेंट, बताया ही नहीं। अननेम्ड प्रिंसिपल का मतलब होता है बताया तो सही कि सर मैं एजेंट हूं, किसी के बिहाफ पे काम कर रहा हूं। वो कहेगा अच्छा किसके बिहाफ पे? हाँ ये मैंने नहीं बताना। कहा ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो नाम लिखा आता है, फिर नाम फिर आपका लिख देते हैं। कहूंगा ठीक है। तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल हो या अननेम्ड प्रिंसिपल हो, दोनों सूरतों में जो लायबिलिटी होगी एजेंट की होगी। स्पेशली कॉन्ट्रैक्टेड हो, अगर एग्रीमेंट में लिखा गया कि एजेंट पर्सनली लायबल होगा, लायबल होगा। क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट तोड़ फोड़ करे, ठीक है। फर्ज कीजिए मैं आपसे कहूंगा भाईजान को जाके जरा 2 लगा के आए, आप भाईजान को 4 लगाए, एक तो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया आपने, और दूसरा 2 भी लगा के आते फिर भी आप ही लायबल थे। ला ये कहता है हाँ क्रिमिनल के एक्ट में जो क्राइम करेगा वो लायबल होगा। मैं भी लायबल हूंगा वैसे, मजे की बात, लेकिन आप भी कंसेप्ट हमें एजेंट का पड़ रहा है। जो सुपारी देता है उसके खिलाफ केस नहीं लगता, हाँ कि वो जो टारगेट किलर होते हैं उनके दोनों के खिलाफ दोनों पकड़े जाते हैं। तो क्रिमिनल एक्ट में एजेंट ये नहीं कहेगा मैं तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा था, प्रिंसिपल को पकड़ो, ठहर जाओ। कस्टम, अगर रवायत ऐसी है, प्रैक्टिस ऐसी है प्रोफेशन की, जैसे जो ब्रोकर्स होते हैं अगर वो किसी के साथ एग्रीमेंट कर लें शेयर की सेल परचेज का, मैंने एक ब्रोकर को कहा भाई मेरे शेयर बेच दो, उसने अगली पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, बाद में मैंने वो शेयर जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर दीजिए, फर्ज कीजिए, तो ब्रोकर पर्सनली लायबल होगा। स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में ये ट्रेडिशन है कि ब्रोकर जामिन होता है, और अगर पार्टी को ये गायब हो तो वो पर्सनली लायबल है। ये हो गए हमारी वो सिचुएशन जिनमें एजेंट पर्सनली लायबल होगा। क्लियर हो गया आपको? खास तौर पे ये 2, बाकी सारा रटा लगाए, बल्कि ये तीनों ये भी केस स्टडी में यूज होता है, ठीक है। पहले वाले तीनों पॉइंट्स खास तौर पे केस स्टडी में यूज होंगे, इनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। खास तौर पे ये कि प्रिटेंडेड एजेंट जब होगा तो इसमें प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है चाहे रेटिफाई कर चाहे डिसोन करते। एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी में भी प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है चाहे वो रेटिफाई कर दे चाहे डिसोन कर दे। प्लस ये भी डिपेंड करता है कि पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर और ये चैप्टर 8 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी हमारी और केस स्टडीज की डिस्कशन होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।